नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखो 3 वर्ड है। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तीनों में फ़र्क क्या है और किस तरीके से है? तीनों में फ़र्क क्या है और किस तरीके से? थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने पहले प्लान किया था कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? ये आपका बजट है। आपने कहा, पता किया कि 1 यूनिट रिक्वायर 2 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो है 10 रुपीज़। तो आपकी बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? आप कहेंगे कि भाई 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, एक यूनिट के लिए 2 केजी चाहिए और 1 केजी के 10 रुपये लगते हैं, तो 20,000 इंटू 2, 2 लाख रुपये। ये आपके बजटेड कॉस्ट है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, ये आपकी बजटेड कॉस्ट है। देखो आपने पहले प्लान किया, साल जब शुरुआत हुई ना, उस वक्त आपने पहले दिन आए गणेश जी की आरती की, उसके बाद में कहा कि इस साल जो है वो अपन 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एक यूनिट के लिए 2 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए कॉस्ट पर केजी, और कॉस्ट पर केजी जो है वो 10 रुपये है। तो आपने कहा कि 10,000 यूनिट, एक यूनिट के लिए 2 केजी, मतलब कि 20,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिएगा। 1 केजी के 10 रुपये लगते हैं, इसलिए 2 लाख रुपये हमारे रॉ मटेरियल के लगेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? बजटेड डाटा। ये हमारी हो गई बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ओके। अब क्या हुआ? साल हुआ कंप्लीट। साल हुआ कंप्लीट, और एट द एंड हमें क्या मिले? एक्चुअल डाटा मिले। और एक्चुअल डाटा कुछ इस तरीके से थे कि भाई एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो है हमारा 12,000 यूनिट्स। ठीक है? एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट इज इक्वल टू
2.1 kg। और फिर जो है एक्चुअल कॉस्ट पर केजी जो लगा है वो लगा है आपका 11 रुपये। तो आप कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कितना लगा है, 12,000 यूनिट बनाई है, एक यूनिट के लिए 2.1 kg लगा है, और एक यूनिट के लिए 11 रुपये जो है, 1 kg के लिए 11 रुपये जो है वो लगे हैं। मैंने कैलकुलेटर कहाँ रख दिया है भाई? हम्म, हम्म, 2,77,200, 2,77,200 रुपये। ये आपके क्या है, एक्चुअल रिजल्ट। क्लियर है? अब ये जब रिजल्ट आप देखोगे तो आप क्या करोगे, जो इन रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को हैंडल करता है उनको बुलाओगे और उनको कहोगे क्या काम करते हो आप लोग, 2 लाख रुपए की जगह आपने लगा दिए 2,77,200। कैसे बेवकूफ जैसे काम कर रहे हो, जहाँ 2 लाख रुपए में काम हो जाना चाहिए था वहां आपने काम किया 2,77,200 रुपए में। तो आप एक इनएफिशिएंट और एक खराब जो है वो काम कर रहे हो, और आपने मेरा जो है वो 77,200 का नुकसान करवा दिया, 77,200 का नुकसान करा दिया। 2 लाख जहाँ लगने चाहिए थे वहां तक पर 2,77,200 लगा दिए। अब आगे वाला क्या कहेगा पता है? आगे वाला कहेगा कि हमने आपको नुकसान करवाया होगा, लेकिन ये 77,200 का जो नुकसान कह रहे हो ना, ये तो सही नहीं है। और अगर आप 77,200 का नुकसान अगर हमें कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉस्टिंग आती नहीं है। उसने कहा क्यों भाई, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा देखो, आप जब बात कर रहे थे ना बजट की, तो आप यूनिटें बना रहे थे कितनी, 10,000, जबकि एक्चुअल यूनिट बनी है 12,000। तो ये 2 लाख रुपए जो है ना, ये 10,000 यूनिट अगर बनाते ना तो 2 लाख रुपए लगते, लेकिन क्योंकि आपने यूनिटें हमने 12,000 बनाई है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। आगे वाली 2,000 कोई फ्री में तो बनेगी नहीं, तो उनकी भी तो कॉस्ट लगेगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप 2 लाख का इस 2,77,200 के साथ कंपैरिजन कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ यूनिटें 10,000 है और यहाँ यूनिटें 12,000 है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप कैलकुलेशन वापस कीजिए और आप वापस पता कीजिए कि कितना लगना चाहिए था। तो हमने कहा कैसे पता करें? तो उन्होंने कहा देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? तो हमने कहा कि 12,000 यूनिट्स। ठीक है, बजटेड रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट है 2 kg, और उसके बाद में बजटेड कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है 10 रुपये। तो इसके हिसाब से पैसे लगने कितने चाहिए थे? तो वो कहेगा कि 12,000 यूनिट बनाई है, एक यूनिट के लिए 2 kg लगते हैं, तो 24,000 kg लगने चाहिए थे, और 24,000 इंटू 10 जो है वो 2,40,000 रुपये जो है वो लगने चाहिए थे। जबकि हमने क्या किए, 2,77,200 को लगा दिए। तो हमने आपका नुकसान करवाया है, लेकिन हमने आपका नुकसान 37,200 का करवाया है, न कि 77,200 का। तो हमने नुकसान जो वो कितना करवाया आपको, 37,200 का। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? क्लियर है? तो ये वाले जो डाटा है ये क्या है, स्टैंडर्ड डाटा है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डाटा, जिसे कहा जाता है
रिवाइज्ड बजटेड डाटा एज पर एक्चुअल, इनको क्या कहा जाता है? रिवाइज्ड बजटेड डाटा एज पर एक्चुअल। जो आपके डाटा है, बजटेड डाटा, उसको आपने क्या किया है? रिवाइज किया है। और वो किसके संदर्भ में किया है? एक्चुअल के संदर्भ में, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 12,000 है और बजटेड प्रोडक्शन 10,000 था। तो 10,000 और 12,000 क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग है, तो उनका सीधा कंपैरिजन जो वो सही नहीं है। तो आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड डाटा कैलकुलेट करते हो। और स्टैंडर्ड डाटा क्या है? बजटेड जो डाटा है उनको वापस आप रिवाइज करोगे, और वो भी किस संदर्भ में? एक्चुअल के संदर्भ में, कि एक्चुअल के संदर्भ में बजटेड कितना होना चाहिए था, रिवाइज्ड बजटेड, जिसे आप क्या कहोगे? स्टैंडर्ड डाटा जो है वो कहोगे। क्या ये तीनों बात समझ आई? एक्चुअल क्या हो गया, बजटेड क्या हो गया, और स्टैंडर्ड क्या हो गया, ये बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक का? अब अगर ये बात समझ आई है तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। हम्म। फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स। ध्यान से सोच समझ के आंसर जो है वो दीजिएगा, ठीक है? रॉ मटेरियल के केस में कंपैरिजन जो है वो किसका किया जाना चाहिए? क्या बजटेड और एक्चुअल का करना चाहिए, या स्टैंडर्ड और एक्चुअल का करना चाहिए? जब हम बात रॉ मटेरियल की करें तो रॉ मटेरियल के केस में किन किन का कंपैरिजन जो है वो करना चाहिए? बजटेड और एक्चुअल, या स्टैंडर्ड और एक्चुअल? स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया भाई। एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कॉस्ट के केस में, एम्प्लॉय कॉस्ट के केस में बजटेड के लिए बी लिख दीजिएगा, स्टैंडर्ड के लिए एस लिख दीजिएगा, एक्चुअल के लिए ए लिख दीजिएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट के केस में स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, वेरी गुड। और वेरिएबल ओवरहेड के केस में स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ठीक बात। फिक्स्ड ओवरहेड के केस में बजटेड और एक्चुअल। सेल्स के केस में
बजटेड और एक्चुअल। सेल्स के केस में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सेल्स के केस में बजटेड एंड एक्चुअल। सेल्स के केस में क्या होगा भाई? बजटेड एंड एक्चुअल। देखो, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है उसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। बजटेड प्रोडक्शन अलग है और एक्चुअल प्रोडक्शन अलग है, तो अपने को स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एम्प्लॉय को कॉस्ट जो है वो भी एक तरीके की वेरिएबल ओवरहेड है, तो वो भी उसी तरीके से चलेगी, और वेरिएबल ओवरहेड भी उसी तरीके से चलेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसमें, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब ही ये है कि वो जो है वो प्रोडक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, वो पीरियड के हिसाब से कॉस्ट लगती है। इस वजह से अगर प्रोडक्शन इन ज़्यादा हो जाता है या प्रोडक्शन कम हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसमें बजटेड जो है उसका और एक्चुअल का ही कंपैरिजन होगा। समझ आ रही बात? जैसे कि जहाँ क्लास ले रहे हैं उसका पर मंथ किराया 50,000 है, तो चाहे 10 स्टूडेंट हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, वो उतना ही रहेगा। इस वजह से उसका प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से वहां पर बजटेड और एक्चुअल का होगा। अब बात आती है कि सेल्स के केस के अंदर क्या किया जाए। सेल्स के अंदर बजटेड और एक्चुअल का किया जाए या स्टैंडर्ड और एक्चुअल का किया जाए? तो भाई समझिएगा, सेल्स के केस में स्टैंडर्ड जो है वो कैलकुलेट होगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि सेल्स जो है वो आपका सबसे पहला बजट होता है। समझ आ रही बात? सेल्स के हिसाब से ही बाकी सारी चीजें जो वो क्या होती है, डिसाइड होती है। तो सेल्स के अंदर जो बजटेड आपने कहा कि 10,000 यूनिट आपने कहा था कि सेल करेंगे। अब उन्होंने क्या किया है, 10,000 यूनिट आपने बजट किया था सेल करेंगे, और एक्चुअल उन्होंने सेल की है 9,000। तब इस 9,000 के हिसाब से वापस रिवाइज कुछ कर पाओगे क्या? नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कहा था कि 10,000 यूनिट सेल कर देंगे, तो 10,000 करनी चाहिए थी। आपने 9,000 ही किए, तो आपने 1,000 यूनिट कम सेल किए। इस वजह से ये क्या होगा, सीधा बजट और एक्चुअल का ही कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड इसके अंदर आएगा ही नहीं। बजटेड, या यूं कह सकते हैं यहाँ जो बजटेड है वही क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। जो बजटेड डाटा है या बजटेड जो क्वांटिटी है वही क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड बन जाएगी। कि भाई 10,000 यूनिट सेल करनी थी, ये ही स्टैंडर्ड है। समझ आ रही बात? यही स्टैंडर्ड है। बाकी के केस में क्या था, 10,000 यूनिट बनानी थी और 12,000 यूनिट बनाई, तो उस केस के अंदर रॉ मेटेरियल 10,000 के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया कि 10,000 के लिए इतना लगना चाहिए, और फिर 12,000 के लिए इतना लगना चाहिए, तो आपको 12,000 के हिसाब से कितना लगना चाहिए, और फिर उनका कंपैरिजन करोगे। लेकिन यहाँ आपने कहा कि 10,000 यूनिट हम सेल कर देंगे, बजट बनाया उन्होंने 10,000, फिर उन्होंने 9,000 ही सेल की, मतलब 1,000 जो यूनिट है कम सेल की है, तो यहाँ पर फिर वापस स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होगा, इनका ही वापस क्या होगा, कंपैरिजन होगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? समझ आ रही बात? अब अपन एक एक के बारे में, वेरिएंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंस को। यहाँ पर क्या वर्ड यूज होता है, वेरिएंस होता है। रॉ मटेरियल वेरिएंस, पहले एकदम इजी इलिस्ट्रेशन से लेंगे, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, और फिर पूरा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, ताकि सारे जो है वो केस कवर हो जाए। ये आपके बजटेड थे, और ये एक्चुअल डाटा है। प्रोडक्शन बजटेड जो था वो 10,000 था, और एक्चुअल जो था वो 12,000 था। रॉ मटेरियल पर यूनिट जो है वो यहाँ 2 था, और यहाँ 2.1 था। और प्राइस पर केजी जो बजटेड 10 था और एक्चुअल जो था वो 11 था। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे,
स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है कि भाई 10,000 यूनिट बनानी थी, 1 यूनिट के लिए 2 kg लगते हैं और 1 kg के 10 रुपये लगते हैं, तो कितने रुपए लगने चाहिए थे? 2 लाख रुपए लगने चाहिए। उसके अगेंस्ट में लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कितनी है? 12,000, सॉरी माफ कीजिएगा ना, स्टैंडर्ड क्या कहेंगे? 12,000 यूनिट बनाई है, एक के लिए 2 kg लगते हैं 24,000, और एक का उन्होंने कहा था कि 10 रुपये लगेंगे, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं। 12,000 यूनिट बनाई है, 1 यूनिट के लिए 2 kg लगते हैं, तो 10 के हिसाब से कितना लगना चाहिए था? 2,40,000 रुपये जो वो लगना चाहिए था। जबकि एक्चुअल में कितना लगा है वो कह रहा है कि 12,000 यूनिट और एक के लिए 2.1 लगा है और 11 रुपये के हिसाब से लगा है, 2,77,200 रुपये एक्चुअल में लगा है। समझ आ रही बात? तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो वो क्या कहलाएगा? टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें से ये लेस कर दो तो कितना आ गया? 37,200 जो है वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें देखते हैं। अगर कॉस्ट 2,40,000 लगानी थी और 2,77,200 लगाए हैं, तो क्या हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया भाई? क्या हम एफिशिएंटली काम किए हैं या अनएफिशिएंटली काम किए हैं? तो हम अनएफिशिएंटली काम किए। और जब हम अनएफिशिएंटली काम करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, या तो एडवर्स कह सकते हैं मतलब कि उल्टा, या फिर इसको कह सकते हैं कि अनफेवरेबल, कि भाई ये हमारे फेवर में नहीं हुआ, ये जो भी हुआ ये हमारे फेवर में नहीं हुआ, ये खराब हुआ। क्या ये समझ आया आपको? तो अल्टीमेटली ये कितना है इसको अलग से लिख देते हैं, 37,200। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए दो लोग हैं, एक आदमी जो है उसको क्या दे रखी है जिम्मेदारी कि तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल का ध्यान रखना है, और दूसरे को कहा है कि भाई जब भी इसे जरूरत पड़े तुम्हें क्या करना है, उसको खरीद के देना है। क्लियर है? दो लोग हैं, एक को क्या कहा गया है कि जब प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो ध्यान रखना कि भाई अननेसेसरी ज्यादा वेस्टेज वगैरह ना हो, ये ध्यान जो वो तुम्हें रखना है। उसने कहा कि ओके। दूसरे वाले को कहा कि जब जब ये मांगेगा तब तब तुम क्या करोगे, खरीद के इसे क्या करोगे, रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाओगे। अब जैसे ये 37,200 का एडवर्स देखा ना, वैसे ही उन्होंने क्या किया, दोनों को बुलाया और दोनों को डांटना शुरू किया कि तुम दोनों की वजह से 37,200 का नुकसान हो गया, तुम दोनों की वजह से 37,200 का नुकसान हो गया। ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, या हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। समझ आ रही बात? क्लियर है? अब ये जो है ये कह रहा है कि सर मेरी वजह से नहीं है, उन्होंने देखो 10 की जगह 11 जो है रुपए लगाए, इस वजह से ये नुकसान हुआ। दूसरा कह रहा है कि सर ये नालायक है, ये मेरे ऊपर यूं ही जो है वो आरोप लगा रहा है, 2 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर यूनिट जो वो लगाना चाहिए था, और इसने 2.1 जो है केजी पर यूनिट जो वो लगाया है, और इसकी वजह से नुकसान हुआ है। दोनों आपस में लड़ने लगे। तो फिर हमें समझ आया कि अपने को पता करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएंस है ये इसको और ज्यादा एलोबरेट करना पड़ेगा। तो हमने इसको पूछा कि देखो एक्चुअल में क्वांटिटी खरीदी कितनी गई है, 12,000 इंटू 2.1 कितना, ये 25,200। ठीक है, इसको क्या कहेंगे कि भाई तुमने क्या किया, 25,200 यूनिट जो वो खरीदनी थी टोटल, ये तुम्हें खरीदनी कितने पे थी, हमने उसने कहा कि 10 के हिसाब से। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें जो है 12,000 यूनिट और एक यूनिट के लिए 2 kg अगर लगते हैं तो टोटल 24,000 जो, सॉरी सॉरी इसको क्या कहेंगे कि तुम्हें क्या कहा गया था, ध्यान सुनिएगा। उसको बुलाया, जिसको परचेज वाला जिसको दे रखा है ना, उस परचेज वाले को बुलाया। परचेज वाले को क्या कहा कि तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी,
उसने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी थी कि जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मांगे तो उसे क्या करना, तुम खरीद के उसे अवेलेबल करवाना। और तुम खरीदना कितने पे, 10 रुपए पे खरीद के इसे अवेलेबल करवाना। अब 11 रुपए हुए हैं तो इसका कारण ये है कि या तो हो सकता है कि तुमने सही समय पे नहीं खरीदा हो, एकदम जल्दबाजी में खरीदा हो, इमरजेंसी में खरीदा हो, या फिर हो सकता है कई बार ऐसे भी कारण हो जो इस बेचारे के हाथ में नहीं हो कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया था, प्राइस जो 10 से 11 भी हो गई है। क्लियर है, उस कारण भी हो सकता है। तो उससे पता करेंगे कि प्राइस के अंदर जो चेंज आया उसके कारण कितने का नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि तुझे क्या कहा गया था कि जब भी ये रॉ मटेरियल मांगे तो रॉ मटेरियल खरीद के देना। इसने रॉ मटेरियल कितना मांगा था, इसने कहा कि इसने रॉ मटेरियल मांगा 25,200 का। इसको कहा कि ये 25,200 का तुझे खरीदना कितने में चाहिए था, उसने कहा कि मुझे खरीदना चाहिए था 10 रुपए में। तो ये क्या कहेगा, 25,200 इंटू 10, कितने रुपए में खरीद के इसे अवेलेबल करवाना चाहिए था, 2,52,000 रुपए के अंदर जो है वो ये तुझे क्या करवाना चाहिए था, अवेलेबल करवाना चाहिए था। जबकि इसी को तुमने खरीदा तो टोटल पैसा कितना लगाया है, 2,77,200, 2,77,200। तो तुमने सही टाइम पे खरीदा नहीं, इस वजह से जो वो इतने का नुकसान हुआ है। इसका कारण ये भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उसी की गलती हो बेचारे की। हो सकता है कि जिस दिन बजट बनाया उसके जस्ट आगे वाले दिन ही जो इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेज जो वो रॉ मटेरियल की चेंज हो गई हो और 10 से 11 में हो गई हो मार्केट के अंदर। तो अपन अभी सिर्फ कारण ढूंढ रहे हैं ना कि भाई क्या कारण रहा। तो ये 10 रुपए से 11 रुपए जो प्राइस चेंज हो गई उसके कारण जो कितने का खर्चा हुआ है, कितने का नुकसान हुआ, 25,200 का। ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई। ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई, क्लियर है। अब इसको बुलाया प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वाले इधर आ। उसको कहा कि तुझे जो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए था, 24,000। ठीक है, और तुझे टोटल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, 2,40,000, लेकिन 2,77,200 लगा। उसने कहा सर इसमें जो है ये 10 रुपए की जगह 11 रुपए के भाव पे खरीदा, इस वजह से उसका भी रोल है, मेरा अकेले का रोल नहीं है। तो उसको पूछा कि तेरा कितना रोल है, तो उसने कहा कि मेरे को 24,000 जो है वो यूनिटें लगानी थी, और उसकी जगह मैंने क्या किया है, कितने का लगा दिया है, 25,200 का लगा दिया। तो मेरी वजह से कितना हुआ है, 1,200 kg जो वो ज्यादा लगे हैं, 1,200 kg जो वो ज्यादा लगे हैं। लेकिन मैं मेरा नुकसान जो है, मुझे रेट क्या दी गई थी, मुझे कहा गया था कि आपको रॉ मटेरियल जो 10 रुपए में अवेलेबल करवाएंगे। अब 10 रुपए की जगह 11 हुए तो उसमें मेरा क्या लॉकआउट, उसमें मैं क्या करूं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो उसने कहा कि भाई देखो मेरे ने 24,000 के अंदर वादा किया था कि ये बना दूंगा, लेकिन मैंने 25,200 लगाए, तो मैंने 1,200 यूनिट ज्यादा लगाई है, और 1,200 यूनिट का 10 के हिसाब से जितना बनता है वो अमाउंट के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो उसको क्या कहा गया कि इसमें से क्या कर दो, ये लेस कर दो। तो ये कितना हो गया, ये कहेगा कि 12,000 का नुकसान जो है वो मेरी वजह से हुआ है। ये क्या कह रहा है कि मैंने 1,200 यूनिट जो वो 1,200 kg ज्यादा लगाए और 1 kg पे 10 रुपए का नुकसान हुआ। हमने कहा कि 11 पे खरीदा, उसने कहा कि 11 पे खरीदा, उसमें मेरा लुकआउट नहीं है। आपने कहा था कि 10 पे खरीद के देगा, तो मैं 10 के हिसाब से जो मेरी बात मानूंगा कि भाई मेरे को 1,200 मेरी वजह से 1,200 यूनिट ज्यादा लगी, 1,200 kg ज्यादा लगे, और 10 रुपए के हिसाब से देखो तो 12,000 रुपए का खर्चा मेरी वजह से हुआ, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 एडवर्स। इसे क्या कहेंगे अपन, रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। इसे क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस। की रॉ मटेरियल का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, कैसे कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के अंदर चेंज आ गया, जहां 24,000 लगना चाहिए था वहां 25,200 लगा, 1,200 ज्यादा लगा, इस वजह से ये डिफरेंस आया है। तो ये 1,200 का डिफरेंस आया, उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया आपका, रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहाँ आपने क्या लिखा है, ये जो लिखे गए हैं 25,200, ये क्या है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है भाई, ये बात समझ आई। क्लियर है, तो ये
सिंपल सा इस तरीके से, ये फॉर्मेट थोड़ा इस तरीके से करोगे तो क्या है, फॉर्मूले सारे अपने आप से बन जाएंगे, इस वजह से अपन इसको इस तरीके से कर रहे हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, तो क्या है, रॉ मटेरियल जो वो एक ही टाइप का लग रहा है, लेकिन कई बार रॉ मटेरियल दो अलग अलग टाइप के भी तो हो सकते हैं, जैसे कि पेन बनाते वक्त प्लास्टिक भी लग रहा है और इंक भी लग रहा है, तो वहां पर कुछ चेंज, इन रॉ मटेरियल के चेंज के कारण भी जो क्या हो सकता है, इनके प्रपोर्शन, इनका जो प्रपोर्शन है उसमें चेंज के कारण भी क्या हो सकता है, वेरिएंस आ सकता है, उसकी भी अपन स्टडी करेंगे। जैसे कि ज्वेलरी बनाते वक्त अपन ने तय किया था पहले, जैसे अपन सुना रहे थे, अपन ने तय किया कि भाई 80% जो है वो गोल्ड देंगे और 20% उसके अंदर सिल्वर मिलाएंगे, तो इस तरीके से ज्वेलरी बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए ज्वेलरी बनाते वक्त हमने जो है वो क्या कर दिया है, 85% जो गोल्ड लगा दिया और 15% जो वो सिल्वर लगा दिया, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट जो वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो हम उसका भी अगर एनालिसिस करना चाहे तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉलम और एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि किसके बारे में बात करेगा, कि हमारे जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का मिक्स है उसके अंदर चेंज के कारण क्या क्या वेरिएंस जो वो आए हैं। क्लियर है? तो अपन एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बजटेड प्रोडक्शन जो था वो 10,000 था, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो है 12,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, दो है, जैसे ए है और बी है, ए की जो है वो 2 kg चाहिए और बी की जो है वो 3 kg चाहिए, और रॉ मटेरियल यूज फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए जो वो ए की 2.1 kg इस्तेमाल कर दी उन्होंने, और बी की जो है वो 2.9 kg जो वो इस्तेमाल की, और उसके बाद में प्राइस पर केजी जो है वो ए की और बी की, ए की जो है वो 10 रुपये है और इसकी जो है वो 5 रुपये है, एक्चुअल में इसकी जो वो 11 रुपये लगी, और बी की जो है वो 6 रुपये लगी। अब इस वाले केस के अंदर जो अपन क्या करेंगे, रॉ मेटेरियल वेरिएंस अपने को कैलकुलेट करने को कहा गया। सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। हमने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ए की बात करें तो 12,000 यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है, ए की कितने केजी लगने चाहिए थे, 2 kg, और इसके कितने लगने चाहिए थे, 3 kg। ये जो 10 रुपये में खरीद लेना चाहिए था और ये 5 रुपये में खरीद लेना चाहिए था, तो कितना हुआ, 12,000 इंटू 2 इंटू 10, ये हो गया 2,40,000, और ये हो गया 12,000 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 1,80,000। बजटेड के हिसाब से लगना चाहिए था प्लस 2,40,000, 4,20,000, जबकि एक्चुअल में कितना लगा है, एक्चुअल में 12,000 यूनिट जो है 12,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, और 1 यूनिट के लिए लगता है, लगा है 2.1, और वो भी 11 रुपये पे, और ये जो 12,000 1 यूनिट तैयार हो जानी चाहिए थी 2.9 पे, और इसका एक्चुअल में लगा है 6। 12,000 इंटू 2.1
इंटू 11 m प्लस 277 200 और 12,000 इंटू 2.9 इंटू 6 2,08,800 और ये जो है वो MRC 1 सेकेंड 2,77,200 प्लस 2,08,800 486,000। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, ये हमने कहा कि टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल मिला के हमें कितने का नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो हमने कहा कि 66,000 एडवर्स, और ये क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? अब इसके बाद में इस परचेज वाले डिपार्टमेंट जो है उससे पूछा, तो उसने कहा कि देखो एक्चुअल क्वांटिटी मुझे खरीदनी कितने में चाहिए थी, स्टैंडर्ड रेट में। तो एक्चुअल क्वांटिटी मैं थोड़ी शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, 12,000 इंटू 2.1, ये हो गया आपका 25,200, और ये हो गया 12,000 इंटू 2.9, ये हो गया 34,800। तो हम क्या कहेंगे, 25,200 जो है वो तुम्हें खरीदनी चाहिए थी 10 रुपये में, और ये जो है 34,800 जो है वो तुम्हें खरीदनी चाहिए थी 5 रुपये में। तो टोटल तुम्हारा कॉस्ट कितना लगना चाहिए था, 25,200 इंटू 10 और 34,800 इंटू 5, 4,26,000 में जो तुम्हें ये दोनों खरीद लेने चाहिए थे, जबकि एक्चुअल में तुमने खर्चा कर दिया है 4,86 का। तो 60,000 जो वो एडवर्स हुए, किसकी वजह से, रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से। ठीक बात, यहाँ तक में कोई डाउट? क्लियर है? अब जो है, अब हमें पता चला कि भाई इनका क्या है, एक्चुअल में देखो कितना लगना चाहिए था, ये 2 kg लगना चाहिए था और ये 3 kg लगना चाहिए था, जबकि ये कितना लग गया, 2 की जगह 2.1 लग गया, और ये कितना लग गया, 2.9 लग गया। तो एक्चुअल जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, एक्चुअल जो उनका प्रोपोर्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम क्या पूछेंगे, इनको हम कहेंगे कि भाई देखो टोटल कितना लगा है, इसको थोड़ा साइड में कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, तो 25,200 प्लस 34,800, 25,200 प्लस 34,800 कितना है, 60,000। ये जो 60,000 है ये कैसे लगना चाहिए था, ए का अगर 2 लगता, ए का अगर 2 लगता तो बी का कितना लगना चाहिए था, 3 लगना चाहिए था। मतलब कि 60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इसका कितना लगना चाहिए था, 24,000 kg, और इसका कितना लगना चाहिए था, 36,000 kg। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? समझ आ रही? टोटल जो है वो हमारे 60,000 लगे, लेकिन 60,000 जो वो अलग प्रोपोर्शनेट में लगे, जबकि लगने चाहिए थे 2 और 3 के प्रोपोर्शनेट। लगने किस प्रोपोर्शन में चाहिए थे, 2 और 3 के प्रोपोर्शन में। तो इसके 24,000 लगने चाहिए थे और इसके 36,000 लगने चाहिए थे, जबकि इसके 25,200 लग गए और इसके 34,800 लग गए। तो हमने कहा कि
अगर इनका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता तो कितना लगता, तो हमने कहा कि इसका लगता 24,000 इंटू 10 और इसका 36,000 इंटू 5। इसे क्या कहा जाता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझिएगा, इससे कहा जाता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कि जो, अब देखो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब समझिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आपके दिमाग के अंदर आएगा कि इसका नाम जो वो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी होना चाहिए, कि एक्चुअल क्वांटिटी इन जो वो ओरिजिनल जो उनका प्रोपोर्शन है उस केस के अंदर, ठीक है। RSQ का मतलब तो क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब आपके हिसाब से बनेगा कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस प्रोपोर्शन में, लेकिन RSQ का जो मतलब है वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। कि एक्चुअल क्वांटिटी जो है उसे अगर आप स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के अंदर बांटोगे तो उसे क्या कहा जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कहा जाएगा। तो कितना लगना चाहिए था, तो हम कहेंगे 24,000 इंटू 10 कितना, 2,40,000 और 36,000 इंटू 5 कितना, 1,80,000। टोटल कितना, 4,20,000। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है ये क्या है, वही एक्चुअल क्वांटिटी है लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, तो ये क्या है, ये वेरिएंस जो है इसको अपन क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कि जो रॉ मटेरियल का मिक्सर था उसके अंदर चेंज आ गया, उसके कारण जो हमें नुकसान हुआ। तो कितने का हुआ, 6,000 एडवर्स का जो वो नुकसान हुआ। ये वाला जो है इसे क्या कहा जाएगा, रॉ मटेरियल सब वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि कितना है 0। सर इसको सब वॉल्यूम इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ भी देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस हो स्टैंडर्ड रेट से, तो अपन उसे क्या कहते हैं, ये जो है ये अपन ने लिखा नहीं, इसको अपन क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि कितना है 6,000 एडवर्स है। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, और वो भी स्टैंडर्ड रेट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ भी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है, बस यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी जो वो किस में है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। इस वजह से इसका नाम क्या है, रॉ मटेरियल सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये सारी बातें समझ आई कि नहीं आई, यहाँ तक की बात बताइए। इसके और भी नाम है, सब यूसेज वेरिएंस भी कहा जाता है इसको, इसको इल्ड वेरिएंस भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ सेम आया है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेम आए। ये सेम आ गया है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो अब आप भी समझ रहे हो ये सारी चीजें। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू रॉ मटेरियल सब यूसेज प्लस रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या ऐसा लिखूं तो आप में से कोई बुरा मानेगा क्या?
नहीं, क्लियर है, क्योंकि ये 0 आ गया, इस वजह से ये दोनों बराबर आ गए। ये 6000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1000। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब इसके अंदर लास्ट एक पॉइंट होता है, जो होता है नॉर्मल लॉस का। जो कि इस तरीके से है कि बजट हमने इस तरीके से बनाया था कि बजटेड प्रोडक्शन जो है वो है 9000 यूनिट। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट जो है वो है आपका 10%। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ए 2 kg और बी जो है वो है 3 kg। और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो 11,700 यूनिट्स। ठीक है, क्या बजटेड नॉर्मल लॉस और एक्चुअल नॉर्मल लॉस जो है वो अलग हो सकते हैं क्या? क्या बजटेड नॉर्मल लॉस और एक्चुअल नॉर्मल लॉस जो है वो अलग हो सकते हैं क्या? देखो, नहीं, बजटेड नॉर्मल लॉस और एक्चुअल नॉर्मल लॉस अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस जैसे 10% आपने तय किया है और एक्चुअल लॉस आपका 12% हो गया ना, तो ये जो एक्स्ट्रा 2% जो लॉस होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। समझ आ रही बात? उसे क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल लॉस कहा जाएगा। फिर अगर नॉर्मल लॉस हमने 10% माना था और एक्चुअल में नॉर्मल लॉस जो वो सिर्फ 7% ही हो, तो जो एक्स्ट्रा 3% बच गया ना, उसे एबनॉर्मल गेन कहा जाएगा। नॉर्मल लॉस जो बजटेड होगा वही एक्चुअल होगा। ठीक है, उसके बाद में रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर 1 यूनिट जो है वो दे रखा है। जैसे ए का है 2 kg, बी का है 3 kg। ठीक है, ये इस तरीके के 2 और 3 नहीं, थोड़ा अलग कर देते हैं ना, ताकि 2.1 kg और 2.9 kg। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, फर्क सिर्फ इतना इसमें आएगा, नॉर्मल लॉस के केस में स्टैंडर्ड जो है उसको कैलकुलेट करने में जो है वो दिक्कत आएगी। मतलब अलग से होगा। दिक्कत तो क्या आएगी, सिंपल ये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। वो क्या कह रहा है कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं ना, उसमें क्या होता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है इनपुट का 10%। मतलब कि अगर आप इनपुट जो भी लगाओगे
अगर इनपुट आप 100 लगाओगे तो आपका उसमें से नॉर्मल लॉस जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली आउटपुट आपके हाथ में कितना आएगा, 90 ही आएगा। आपका आउटपुट कितना आएगा, 90 ही हाथ में आएगा। समझ आ रही बात? तो ये जो 9000 यूनिट आप बना रहे हो, 9000 के लिए आपको कितनी यूनिट का जो है वो इनपुट इंट्रोड्यूस करना होगा? तो हम क्या कहेंगे, 9000 अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप 10,000 यूनिट्स का इनपुट जो वो इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपका 1000 का नॉर्मल लॉस हो जाए और बाकी का जो वो आपको क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए 9000। अगर हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 11,700 का, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, 11,700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, जो कि आ गया आपका 13,000, ताकि 1300 का नॉर्मल लॉस होके आपके पास अल्टीमेटली 11,700 बच जाए। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो इस वाले केस में जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रॉ मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, तो हम कहेंगे 13,000 यूनिट के बराबर जो वो देना चाहिए था, और या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं अपन, 11,700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 10, कि 11,700 के लिए डिवाइड बाई 90 इंटू 100, इसके लिए 13,000 का हमें 13,000 यूनिट जो है उसका इनपुट देना चाहिए था, इंटू 2 इंटू 10 ये बनेगा। और इसका क्या होगा, 11,700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 10, 3 इंटू, सॉरी इसकी प्राइस कितनी है भाई, प्राइस लिखी नहीं है क्या, वही लिख देते हैं, 10, 5 और 11 इंटू 5। क्या ये बातें समझ आई? क्लियर है? 10,000 क्यों लेंगे, ये स्टैंडर्ड क्या है, किसके हिसाब से होगा समझिएगा, 10,000 तो बजटेड थे, ये तो बजटेड थे, ये तो 10,000 तो जो है वो बजटेड के हिसाब से। अब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 11,700, तो 11,700 के हिसाब से अपन जो वो स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे। भाई 11,700 यूनिट बनाने के लिए अपने को 13,000 का जो क्या करना होगा, इनपुट देना होगा। तो अपन क्या कहेंगे, 13,000 का इनपुट देना चाहिए था, एक यूनिट के लिए 2 और इंटू, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी, इस ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो क्या करेंगे, आपको देंगे कि भाई कितना जो वो लगा है। एक्चुअल क्वांटिटी फिर इस तरीके से नहीं देके वो इस यहाँ पर आपको बताएंगे कि कितना लगा है, कि 11, जैसे उन्होंने दे दिया कि भाई ये जो लगा है 27,000 kg लगा है, और ये जो है ये लगा है आपका 35,000। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इस वाले केस के अंदर, आप कहोगे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है, 27,000 इंटू 11 और 35,000 इंटू 6। फिर जो है वो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, जो कि आपका हो जाएगा 27,000 इंटू 10 और 35,000 इंटू 5। फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट। 27 और 35 कितने हो गए, 35 प्लस 27 हो गए आपके 62,000, 62,000, जिसको आपको क्या करना है, 2:3 में बांटना है। तो डिवाइड बाय 62,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ये हो गया आपका 24,800, और 62,000 डिवाइड बाई 5 इंटू
3, ये हो गया आपका 33,200 इंटू स्टैंडर्ड रेट जो वो कितनी है 10 है और ये 5। बाकी सारी बातें सेम वैसी की वैसी होगी, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल वेरिएंस जो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले लिख दीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। इनके डिफरेंस को जो वो हम क्या कहेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इनको वापस दो हिस्सों में बांटेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट है, तो ये जो है ये आया डिफरेंस जो है वो है रॉ मटेरियल के प्राइस की वजह से, इस वजह से रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो जाएगा। और ये जो है ये आया है उसके वॉल्यूम की वजह से, तो इसे रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस कहेंगे, या फिर इसे रॉ मटेरियल का यूज में चेंज आने के कारण है, इस वजह से इसे यूसेज वेरिएंस भी कहा जाएगा। फिर अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट व्हेन टू और मोर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा सब एफ सब यूसेज सब वॉल्यूम या फिर इल्ड वेरिएंस, और ये जो है वो क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक भाई, यहाँ तक की बातें समझ आई? क्या ये बातें आपको समझ आई यहाँ तक की? ये यहाँ तक का क्लियर है? क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस। सर आपने यहाँ क्यों लिखा है, अभी बताते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का एक और होता है रॉ मटेरियल परचेज वेरिएंस और होता है, जिसका अपन अलग से फॉर्मूला देखेंगे ना। स्टैंडर्ड और इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड और इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और इंटू इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और इंटू एक्चुअल रेट। वो मटेरियल कॉस्ट था, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो ठीक है। इसको जो वो वहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है, यहाँ लेबर रेट वेरिएंस जो है वो यूज होता है, नाम चेंज है। वहाँ पर मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस होता है, यहाँ लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस जो है इसका नाम हो जाता है। वहाँ लेबर जो है वो सॉरी मटेरियल सब यूसेज होता है, यहाँ लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हो जाता है। क्लियर है? और वहाँ मटेरियल मिक्स है, यहाँ भी ये लेबर मिक्स वेरिएंस है। सेम वही रूल और वही बातें और वही नियम जो यहाँ लगेंगे, बाकी कोई भी फर्क इनमें नहीं आएगा। समझ आ रही है बात भाई? क्लियर है? सेम वही रूल चलेगा क्योंकि इनके सब में एक ही जैसी बात है तो एक ही जैसा चलेगा। रॉ मटेरियल के केस में एक चीज और आ सकती है, कई बार क्या होता है आइडल टाइम भी दे रखा होता है। ये अपन नोट्स के साथ जो है वो जब कवर करेंगे तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी कर देंगे। तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इस तरीके से हो जाएगा, स्टैंडर्ड और इनटू स्टैंडर्ड रेट होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड और इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, और उसके बाद में एक्चुअल और इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, और ये जो है वो एक्चुअल और टू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, और फिर जो है वो वापस एक बार और एक्चुअल और इनटू एक्चुअल रेट जो वो हो जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर दो बार तो जो है वो क्या लिखेंगे अपन, वर्क लिखेंगे, और दो बार जो है वो पेड लिखेंगे। यहाँ पर वर्क, यहाँ वर्क, और यहाँ पेड, यहाँ पेड। अल्टीमेटली सिर्फ फर्क इतना आएगा, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम चलेगा। ये जो है ये एक और अलग से एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, कि भाई लेबर आए तो सही, हमने उनको दिया जैसे 500 आवर्स का पेमेंट है, जबकि उन्होंने काम किया 450 आवर्स का, तो अपन ने 50 आवर्स का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उनको, और मान लीजिए पर और 10 रुपए देते हैं, तो 500 रुपए जो वो क्या है आइडल टाइम वेरिएंस, कि भाई वो बैठे थे खाली लेकिन फिर भी हमने क्या किया उनको पेमेंट किया है। तो ये क्या हो जाएगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, बाकी सारे वैसे वैसे चलेंगे। ये जो है ये आपका वही सब यूसेज, और ये जो वो ये आपका क्या हो जाएगा ये जो है वो लेबर मिक्स वेरिएंस, ये जो वो लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें एक ध्यान ये रखिएगा, ये यहाँ तक आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ से हटा के यहाँ कर दीजिए, और ये जो है वो लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, अपन नोट्स में से जब देखेंगे तो उसके अंदर एक एग्जांपल भी लिख रखा है, तो उससे अपन इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, और ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का वही लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये जो है ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपने लेबर को बुलाया तो कितने हैं, जैसे स्किल्ड है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। ठीक है, आपने उनको पे तो किया है मान लीजिए 500 आवर्स के लिए, और इसको किया है 1000 आवर्स के लिए पेमेंट किया है, लेकिन एक्चुअल जो उन्होंने वर्क किया है कितने घंटे, इन्होंने किया मान लीजिए 450 घंटे,
और इन्होंने किया है 980 आवर्स। तो ये जो है इन्होंने क्या किया है, 50 घंटे ये निगम में बैठे हैं और ये जो वो 20 घंटे निगम में बैठे हैं, और इनका जो ये पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनका आइडल टाइम वेरिएंस कहलाएगा। ठीक बात यहाँ तक की समझ आई। अब इसके बाद में एक लास्ट आता है आपका, मतलब जो इस कैटेगरी का है, जो है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर वेरिएबल जो वो अलग अलग कैटेगरी के नहीं होंगे। समझ आ रही बात? वेरिएबल ओवरहेड मतलब कि ये रॉ मटेरियल जो है वो अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं, लेबर जो वो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो वो क्या होंगे, जस्ट पर यूनिट 3 रुपये, तो वो 3 रुपये, फिर उसमें ए कैटेगरी और बी कैटेगरी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से इनके जो है वो रिवाइज जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला कॉलम है ये बनाने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। तो इनका सीधा रहेगा कि भाई स्टैंडर्ड और कितने थे और आपके स्टैंडर्ड रेट कितनी थी, एक्चुअल और कितने थे और आपकी एक्चुअल रेट कितनी थी, उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। स्टैंडर्ड और कितने थे और सॉरी एक्चुअल और कितने थे और स्टैंडर्ड रेट जो वो कितनी, इसके हिसाब से जो है वो ये फॉर्मूले बन जाएंगे। ये वही वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएबल ओवरहेड जो है उनके लिए वहाँ प्राइस और रेट की जगह जो इनके नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और ये जो है ये आपका ओवरऑल जो है वो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये तीनों क्लियर हुए, रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों क्लियर हुए क्या? क्लियर है ये तीनों? क्लियर है भाई ये तीनों? ठीक है, अपन बाकी का जो है फिक्स्ड ओवरहेड और वो वेरिएंस जो वो तीनों मतलब फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स वाला वेरिएंस अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ाई कीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर ये स्टैंडर्ड वाले बाकी जो है फिक्स्ड फिक्स्ड को थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको अपने को एक बार अलग समझना पड़ेगा। वो अगर यहाँ साथ में ले लिया तो फिर ये सारे जो मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो उसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और कोई डाउट है तो भेजते रहें।